वह बात न मीरा ने उठाई न खुद उसने। मिलने से पहले जरूर लगा था कि कोई बहुत ही जरूरी बात है जिस पर दोनों को बातें कर ही लेनी है, लेकिन जैसे हर क्षण उसी की आशंका में उसे टालते रहे। बात गले तक आकर रह गई कि एक बार फिर मीरा से पूछे, क्या इस परिचय को स्थायी रूप नहीं दिया जा सकता? लेकिन कहीं पहले की तरह उसे बुरा लगा तो? उसके बाद दोनों में कितना खिंचाव और दुराव आ गया था। पता नहीं क्यों ताजमहल उसे कभी खूबसूरत नहीं लगा। फिर धूप में सफेद संगमरमर का चौंधा लगता था, इसलिए वह उधर पीठ किए बैठा था। लेकिन चौंधा मीरा को भी तो लग सकता है ना? हो सकता है उसे ताज सुंदर ही लगता हो। परछाई उधर यमुना की तरफ होगी, इधर तो सपाट धूल में झलमल करता संगमरमर है। बस इस तपते पत्थर पर चलने में तलुओं के झुलसने की कल्पना से उसके सारे शरीर में फुरहरी दौड़ गई। 3 साल बाद एक दूसरे को देखा था। देखकर सिर्फ मुस्कुराए थे आश्वस्त भाव से। हाँ, दोनों हैं और वैसे ही हैं। मीरा कुछ निखर आई है और शायद वह पता नहीं कैसा हो गया है। जाने कितने पूरे के पूरे वाक्य सवाल जवाब उसने मीरा को मन ही मन सामने बैठाकर बोले थे, प्रतिक्रियाओं की कल्पना की थी और अब बस खिसियाने ढंग से मुस्कुराकर ही स्वागत किया था। उस क्षण से ही उसे अपने मिलने की व्यर्थता का एहसास होने लगा था। जाने क्यों? क्या ऐसी बातें करेंगे वे जो अक्सर नहीं कर चुके हैं? सालच महीने में एक दूसरे के कुशल समाचार जान ही लेते हैं। उठे हुए घुटनों के पास लॉन की घास पर मीरा का हाथ चुपचाप रखा था। बस उंगलियां इस तरह उठ गिर रही थी जैसे किसी बहुत नाजुक बाजे पर हल्के हल्के गूंजते संगीत की ताल को बांध रही हो। मीरा ने लोहे का छल्ला डाल रखा था, शायद शनि का प्रभाव ठीक रखने के लिए। उसने धीरे से उसकी सबसे छोटी अंगुली में अपनी अंगुली हुक की तरह अटका ली थी, फिर हाथ उठाकर दोनों हथेलियों में दबा लिया था। फिर धीरे धीरे बातों की धारा फूट पड़ी थी। विजय का ध्यान गया। बड़ी बड़ी मूंछों वाला कोई छोटा सा कीड़ा मीरा की खुली गर्दन और ब्लाउज के किनारे आ गया था। झिझक हुई, खुद झाड़ दे या बता दे। उसने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। प्रवेश द्वार की सीढ़ियां झाड़ियों की ओट आ गई थी, सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिख रहा था। हिचकिचाते हुए कैरम का स्ट्राइकर मारने की तरह उसने कीड़ा अंगुलियों से परे छिटका दिया। नसों में सनसनाहट उतरती चली गई। उंगलियों से वह जगह यूं ही झाड़ दी मानो गंदी हो गई थी। मीरा उसी तन्मय भाव से अपनी सहेली के विवाह की पार्टी में आए लोगों का वर्णन देती रही। उसने कुछ नहीं कहा, न वहाँ रखा विजय का हाथ हटाया ही। विजय ने एक बार फिर सशंक निगाहों से इधर उधर देखा और आगे बढ़कर उसको दोनों कनपटियों को हथेलियों से दबाकर अपने पास खींच लिया। नहीं, मीरा ने विरोध नहीं किया, मानो वह प्रत्याशा कर रही थी कि यह क्षण आएगा अवश्य। लेकिन पहले उसके माथे पर तीखी रेखाओं की परछाइयां उभरी और फिर मुग्ध मुस्कुराहट की लहरों में बदल गई। एक अजीब बिखरती सी सिमटी धूप छाही मुस्कुराहट। विजय का मन हुआ रेगिस्तान में भटकते प्यासे की तरह दोनों हाथों से सुराही को पकड़कर इस मुस्कुराहट की शराब को पागल आवेश में पीता चला जाए, पीता चला जाए। गट और आखिर लड़खड़ा कर गिर पड़े। पतले पतले होठों में एक नामालूम सी फड़कन लरज रही थी। उस रुमानी बेहोशी में भी विजय को ख्याल आया कि पहले एक हाथ से मीरा चश्मा उतार ले, टूट न जाए। तब उसने देखा हरियाले फव्वारों जैसे मोरपंखियों के 2-3 पेड़ों के पीछे पूरे पूरे 2 ताजमहल चश्मे के शीशों में उतर आए हैं। दूधिया हाथी दांत के बने से 2 सफेद नन्हे नन्हे खिलौने। पता नहीं क्यों उसे ताजमहल कभी अच्छा नहीं लगा। ध्यान आया अवांछित बूढ़े प्रहरी की तरह ताजमहल पीछे खड़ा देख रहा है। बातों के बीच वह उसे कई बार भूल गया था।
लेकिन दांतों में अटके तिनके सा अचानक ही उसे याद आ जाता था कि वे उसकी छाया में बैठे हैं, जो महान है, जो विराट है, जो इतनी बड़ी इमारत, इसके समग्र सौंदर्य को एक साथ वह कभी कल्पना में ला ही नहीं पाया। एक एक हिस्सा देखने में कभी उसमें कुछ सुंदर लगा नहीं। लोगों के अपने ही मन का काव्य और सौंदर्य रहा होगा जो इसमें आरोपित करके देख लेते हैं। कभी मौका मिलेगा तो वह हवाई जहाज से ताज की सुंदरता के समग्र हो पाने की कोशिश करेगा। कई विहंगम चित्र इस तरह के देखे तो हैं, और तब सारे वातावरण के बीच कोई बात लगी तो है, मगर ये चश्मे के कांचों में झलमलाते, धूप में चमकते ताज। खिंचाव वहीं थम गया। उसने बड़े बेमालूम से ढंग से गहरी सांस ली और अपने हाथ हटा लिए, आहिस्ते से। नहीं, यहाँ नहीं, कोई देख लेगा, यह उसे क्या हो गया। सहसा मीरा सचेत हो आई। उमड़ती लाज छिपाने के लिए सकपकाकर इधर उधर देखा, कोई भी तो नहीं था। पास वाली लाल लाल ऊंची दीवार पर अभी अभी राजम्स दूर से लगने वाले मरम्मतीय लोग आपस में हंसी मजाक करते एक दूसरे के पीछे भागते गए हैं। बंदर की तरह दीवार पर भाग लेने का अभ्यास है। रविश के पार पड़ोस के लॉन में 2-3 माली पाइपों को इधर उधर घुमाते पानी लगा रहे थे, वे भी अब नहीं है। खाना खाने गए होंगे। मीरा ने बगल से साड़ी खींचकर कंधे का पल्ला ठीक कर लिया। फिर विजय ने अनमने भाव से घास का एक फूल तोड़ा और आंखों के आगे उंगलियों में घुमाने लगा। मीरा ने चश्मा उतारकर मुंह से हल्की सी भाप दी और साड़ी से कांच पोंछे, बालों की लटों को कानों के पीछे अटकाया और चश्मा लगाकर कलाई की घड़ी देखी। बड़ा बोझिल मौन आ गया था दोनों के बीच। विजय को लगा उन्हें कुछ बोलना चाहिए, वरना यह चुप्पी का बोझ दोनों के बीच की किसी बहुत कोमल चीज को पीस देगा। हथेली पर यूं ही उस तिनके से क्रॉस और त्रिकोण बनाता वह शब्दों को ठेलकर बोला, तो फिर अब चलें। देर बहुत हो रही है। मीरा ने सिर हिला दिया। लगा जैसे वह कुछ कहते कहते रुक गई हो या प्रतीक्षा कर रही हो कि विजय कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा। फिर थोड़ी देर चुप्पी रही, कोई नहीं उठा। तब फिर उसने मरेमरे हाथों से जूतों के फीते कसे, अखबार में रखे और संतरे और मूंगफली के छिलके फेंके। बैठने के लिए बिछाए गए रुमाल समेटे गए और दोनों टहलते हुए फाटक की तरफ चले आए। 3 का समय होगा। हाथ में घड़ी होते हुए भी उसने अंदाज लगाया। धूप अभी भी बहुत तेज थी। एकाध बार गले और कनपटियों का पसीना पोंछा। आते समय तो 12 बजे थे। उस वक्त उसे हंसी आ रही थी। मिलने का समय भी उन लोगों ने कितना विचित्र रखा है। जैसे इस समय से बहुत दूर खड़े होकर उसने दोहराया था, 12 बजे, जून का महीना और ताजमहल का लॉन। वह पहले आ गया था और प्रतीक्षा करता रहा था। उस समय कैसी बेचैनी, कैसी छटपटाहट, कैसी उतावली थी। यह समय बीतता क्यों नहीं है? बहुत दिनों से घड़ी की सफाई नहीं हो पाई, इसलिए शायद सुस्त है। अभी तक नहीं आई। इन लड़कियों की इसी बात से सख्त झुंझलाहट होती है। कभी समय नहीं रखती। जाने क्या मजा आता है इंतजार कराने में। वह जानबूझकर उधर आने वाले रास्ते की ओर से मुंह फेरे था। उम्मीद कर रहा था कि सहसा मुड़कर उधर देखेगा तो पाएगा कि वह आ रही है, लेकिन 2-3 बार ऐसा कर चुकने के बाद भी वह नहीं आई। जब दूसरी ओर मुंह मोड़े रहकर भी वह कनखियों से उधर ही झांकने की कोशिश करता तो खुद अपने पर हंसी आती। अच्छा, सीढ़ियां उतरकर आने वाले 3 व्यक्तियों को वह और देखेगा, और अगर इसमें भी मीरा नहीं हुई तो ध्यान लगाकर किताब पढ़ेगा। जब आना हो आ जाए। 1 2 3 हो सकता है अगली वही हो। हिश जाए जहन्नुम में नहीं आती तो। हाँ तो नहीं। अच्छा आओ।
तब तक यही सोचे कि मीरा इन 3 सालों में कैसी हो गई होगी, कैसे कपड़े पहनकर आएगी, एक दूसरे को देखकर वे क्या करेंगे। हो सकता है आवेश से लिपट जाए, कुछ बोल न पाए। उसके साथ ऐसा होता नहीं है, लेकिन कौन जाने उस आवेश में। आखिर वह आई तो वह उसे पास आते देखता रहा था। हर बार वह उधर से निगाहें हटाने की कोशिश करता कि उसे यूं न देखे, पास आने पर ही देखे और हठात मिलने के थ्रिल को महसूस करे। लेकिन वह देखता रहा था और निहायत ही संयत भाव से बोला था, नमस्ते मीरा जी। झेम कर मीरा मुस्कुरा पड़ी थी। धूप में चेहरा लाल पड़ गया था। फिर दोनों इस लॉन में अब बैठे थे, ऐसे अचंचल, ऐसे आवेशहीन, जैसे रोज मिलते हो। मैंने सोचा तुम शायद न आओ, याद न रहे। आपने लिखा था तो याद कैसे नहीं रहता। लेकिन टाइम बड़ा अजीब है। हाँ, शरद पूर्णिमा की चांदनी रात तो नहीं ही है। अपने मजाक पर वह खुद ही व्यर्थता महसूस करता गंभीर बनकर बोला, इस वक्त यहाँ जरा एकांत होता है। सचमुच अजीब टाइम था। मीरा के साथ एक एक कदम लौटते हुए उसने सोचा, दोपहर की धूप और 2 प्यार करते प्राणी, प्यार करते प्राणी। उसने फिर दोहराया, यह प्यार था। जैसे बरसों बाद मिलने वाले 2 मित्र हों, जिनमें बातें करने के विषय चुक गए हों। सफेद संगमरमर पर धूप पड़ रही थी। चौंधा था इसलिए उधर पीठ कर ली थी। रह रह कर झुंझलाहट आती, किस शाप ने हमारे खून को जमा दिया है। यह हो क्या गया है हमें। कोई गर्मी नहीं, कोई आवेश और कोई उद्वेग नहीं। क्या बदल गया है इसमें। हाँ, मीरा का रंग कुछ खुल गया है, शरीर निखर आया है। लौटते समय भी उसकी समझ में नहीं आया कि यह बोझ, यह खिंचाव क्या है। दोनों यूं ही घास में काटी हुई लाल पत्थरों की जाली पर कदमकदम टहलते हुए सीढ़ियों तक जाएंगे। फाटक में बैठे हुए गाइडों और दरबानों की बेधती याचक निगाहों को बलपूर्वक झुठलाते बजरी पर चरचर करते हुए तांगे या रिक्शे में जा बैठेंगे। और एक मोड़ लेते ही सब कुछ पीछे छूट जाएगा। कल वह लिखेगा, मेरी मीरा, कल के मेरे व्यवहार पर तुम्हें आश्चर्य हुआ होगा। हो सकता है बुरा भी लगा हो, लेकिन और फिर चश्मे के कांचों में झांकता ताजमहल साकार हो आया। तुम्हारी पलकों पर तैरते 2 ताजमहल, कितना सुंदर वाक्य है। यह तो नई कविता हो गई। टैगोर ने देखा होता तो काल के गालों पर ढुलक आई आंसू की बूंद कभी न कहते। गालों पर ढुलक आए आंसुओं में झांकते ताजमहल की रूपाली मछलियों सी परछाइयां। लेकिन मीरा की आंखों में तो उसे नमी का भी आभास नहीं हुआ था। कितने जड़ हो गए हैं हम लोग भी आजकल। वह कल वाले पत्र में लिखेगा, हक्सले की नकल नहीं कर रहा, जाने क्यों मुझे ताजमहल कभी खूबसूरत नहीं लगा, लेकिन पहली बार जब मैंने तुम्हारी पलकों पर ताज की परछाई देखी तो देखता रह गया। पिछले दिनों की एक अजीब सी बात मुझे याद हो आई उस क्षण। अरे हाँ, अब याद आया कि क्यों वह अचानक यूं सुस्त हो गया था। उस बात को भी कभी भूला जा सकता है। हाँ, मेरे लिए तो वह बात ही थी। वह लिखेगा। उसे लगा मन ही मन वह जिसे ही संबोधित कर रहा है, जिसे पत्र लिख रहा है, वह साथ साथ चलने वाली यह मीरा नहीं है। वह तो कोई और है, कहीं दूर, बहुत दूर। वही मीरा तो उसकी असली बंधु और सखा है। या इससे तो जब जब मिला है इसी तरह उदास हो गया है। लेकिन उस मीरा से मिलने का आकर्षण इसके पास खींच लाता है। इसकी तो जाने कितनी बातें हैं जो उसे कतई पसंद नहीं है। जैसे वह याद करने की कोशिश करने लगा, जैसे उसे क्या क्या पसंद नहीं है।
जैसे इस समय उसे इसी बात पर झुंझलाहट आ रही है कि मीरा नीचे बनी जाली के पत्थरों पर ही पाँव रखकर क्यों नहीं चल रही, बीच बीच में घास पर पाँव क्यों रख देती है, और इस सब के पार दोनों कान लगाए रहे कि दूसरा कुछ कहे। एक बात सोचकर सहसा वह खुद ही मुस्कुरा पड़ा। जब वे लोग बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, समझो 40-50 साल के, तो हंस कर कैसे दूसरों को अपनी अपनी बेवकूफियां सुनाया करेंगे, कैसे वे लोग छिप छिप कर ताजमहल में मिला करते थे। 4-5 साल हो गए होंगे उस बात को, उसके मन के भीतरी स्तरों पर पत्र चलता रहा। यह सब वह उस पत्र में लिखेगा नहीं, वह सिर्फ उस बहाने क्रमबद्ध शब्दों में उस सारी घटना को याद करने की कोशिश कर रहा है। वह देव, राका जी और मुनमुन इसी तरह तो लौट रहे थे, चुपचाप। उदास और मनहूस सांझ थी, इसलिए परछाइयाँ खूब लंबी लंबी चली गई थी। अच्छी तरह याद है, सितंबर या अक्टूबर का महीना था। कॉलेज से आकर चाय का कप होठों से लगाया ही था कि किसी ने बताया, आपको कोई साहब बुला रहे हैं। वह अनखाकर उठा, कौन आ गया इस वक्त? अरे आप पहचाना या नहीं आपने? अरे साहब खूब, आपको नहीं पहचानूंगा। लेकिन सचमुच उन्होंने पहचाना नहीं था। देखा जरूर है कहीं, शायद कलकत्ता में। ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन वह भरसक यह जताने की कोशिश करता है कि पहचान रहा है और बातचीत से परिचय के सूत्र पकड़कर याद करने की कोशिश करता है। आइए न भीतर। नहीं मिस्टर माथुर, बैठूंगा नहीं। गली के बाहर मेरी वाइफ और बच्चा खड़े हैं। उन्होंने क्षमा चाहने के लहजे में कहा, आप कुछ कर रहे हैं क्या? लेकिन उन्हें वहाँ यही बुला लीजिए न। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम लोग जरा ताज देखने आए थे। याद आया आप भी तो यहीं रहते हैं। जगह याद नहीं थी, सो 1-1.5 घंटे भटकना पड़ा। खैर, आप मिल गए। अब अगर कुछ काम न हो तो। बात ऐसी है कि हमें आज ही लौट जाना है। वे सीढ़ी पर एक पाँव रखे खड़े थे। आप किसी तरह के संकोच में न पड़िए, पाँवों में चप्पल डालिए और चले आइए। गली के बाहर गाड़ी खड़ी थी। पीछे का दरवाजा खुला था और उसको पकड़े पिछले मडगार्ड से टिकी एक महिला खड़ी थी। गहरी हरी बंगलौरी रेशम की साड़ी, बंगाली ढंग का चौड़ा चौड़ा जूड़ा और बीचों बीच जगमग करता अटपहलू रुपहला सितारा। मडगार्ड पर छोटा सा 4-5 साल का बच्चा फिसलते जूतों को जैसे तैसे रोके बैठा था। दोनों बाहों से उसे संभाले हुए वे उसकी कलाई पकड़े छोटी सी अंगुली से धूललदे मडगार्ड पर लिखा रही थी, TAJ। जूतों की आवाज से चौंक कर मुड़ी और स्वागत में मुस्कुराई। बच्चे को संभाल कर उतारा, फिर दोनों हाथ जोड़ दिए। फिर खुद ही बोली, देखिए, आपसे वायदा किया था कि। हजरता ही नहीं रहे थे, वे बीच में ही बात काट कर बोले। फिर सहसा बोले, अच्छा राका, अब बैठो वरना अंधेरा हो जाएगा तो देखने का मजा भी नहीं रहेगा। राका, राका, हाँ, कुछ याद तो आ रहा है। ड्राइवर की बगल में बैठकर उसने एकाध बार घूमकर देखा, जैसे यहीं कहीं उनका नाम भी लिखा मिल जाएगा। कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मिले हैं। याद है आपको, कलकत्ता में हम लोग मिले थे। उस दिन हम लोगों ने आपको कितनी देर कर दी थी। सुनहला रंग, कानों में गोल कुंडल, बहुत ही बेमालूम सी लिपस्टिक, साड़ी का पल्ला साधने के लिए खिड़की पर टिकी हुई कुहनी। अरे हाँ, अब याद आया, इनसे तो मुलाकात बड़े अजीब ढंग से हुई थी। न्यू मार्केट के एक रेस्तरां में बैठा वह शौकिया अपनी अपनी संगीत कला का प्रदर्शन करने वालों को देख रहा था। फिर जाने क्या मन में आया कि खुद भी उठकर माउथ ऑर्गन पर देर तक सिनेमा के गीतों की धुनें निकालता रहा। उस छोटे से मन से हटकर जिस मेज पर वह बैठा था, उसी पर बैठे थे ये लोग, यह राका जी और मिस्टर। क्या? हाँ, मिस्टर देव। सचमुच आपने बहुत ही सुंदर बजाया।
बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, देव ने उसके बैठते ही कहा। रुमाल से बाजे को अच्छी तरह पोंछकर जेब में रख ही रहा था कि चौंक गया। राका के चेहरे पर प्रशंसा उतर आई थी और यूं ही कप के ऊपर हथेली टेके वह एकटक मेज को देख रही थी। आपकी चाय तो पानी हो गई होगी, और मंगाए देते हैं। बैरा, सुनो इधर। उसके मना करने पर भी चाय और आई। छुट्टियों में घूमने आए हैं। अच्छा, कैसा लगा कलकत्ता आपको? जी हाँ, गंध तो है बम्बई के मुकाबले, लेकिन एक बार मन लग जाने पर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर प्रशंसा, कृतज्ञता का आदान प्रदान, परिचय और रात देर तक उनके लोअर सर्कुलर रोड के फ्लैट पर बातें, खाना, कॉफी और संगीत। राका को सितार का शौक है। देव किसी विदेशी कंपनी के इंचार्ज मैनेजर की संगति में विदेशी सिम्फनियां पसंद करते हैं। उसका माउथ ऑर्गन सुनने के बाद राका जी ने सितार सुनाया था और फिर देव निहायत ही खूबसूरत प्लास्टिक के लिफाफों में बंद अपने विदेशी रिकॉर्ड निकाल लाए थे। एक एक रिकॉर्ड आध घंटे चलता था और उसमें 3-3 कंपोजिशंस थे। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया था, लेकिन वह बैठा लिफाफों पर लिखे हुए परिचय और संगीतज्ञ की तस्वीर को जरूर गौर से देखता रहा था। कोई चियाकोवस्की या कुछ बैंगर था जिसका नाम वे बार बार लेते थे। एक एक रिकॉर्ड 40-50 रुपए का था। बीच बीच में कभी जरूर आएंगे आगरा। बहुत बचपन में एक बार देखा था, शायद दिमाग में जो नक्शा है उससे मेल ही न खाए। शादी के बाद एक बार देखने का प्रोग्राम बहुत दिनों से बना रहे हैं। ये तो हर छुट्टी में पीछे पड़ जाती हैं। जी नहीं, इन्होंने नहीं देखा। इधर ही रहे इनके फादर वगैरह सब। अब तो आप वहाँ हैं ही। उस दिन दोनों देरी के लिए रास्ते भर क्षमा मांगते हुए अपनी गाड़ी पर ही विवेकानंद रोड तक छोड़ने आए थे। रास्ते भर बातचीत के टुकड़े, सितार की गूंज और सिम्फनी की कोई डूबती सी दर्दीली करा उसे अभिभूत किए रही। कैसे अजीब ढंग से परिचय हुआ है, कितना सुखी जोड़ा है, उसे बहुत ही खुशी हुई थी। बच्चा बाद में आया है, नाम है मुनमुन। देव बता रहे थे, नुमाइश में हमारा स्टॉल आया है न, सो हम लोग भी दिल्ली आए थे। सोचा इतने पास से यूं बिना देखे लौटना अच्छा नहीं है। आपको यूं ही घसीट लाए, कोई काम तो नहीं? नहीं, जल्दी से कहा। उसे और तो सब बातें याद आ रही थी, लेकिन यह याद ही नहीं आ रहा था कि इन मिस्टर देव के आगे पीछे क्या लगता है। बड़ी बेचैनी थी, कैसे जाने। बस उस मुलाकात के बाद फिर कभी भेंट नहीं हुई। याददाश्त अच्छी है इन लोगों की, आपने याद खूब रखा। सोचा उस मुलाकात में ऐसी कोई खास बात भी तो नहीं थी। जब भी हम लोग ताज की बात करते, आपकी बात याद आ जाती। और कोई दिन ऐसा नहीं गया जब ताज की बात न आई हो। फिर राका जी की ओर देखकर खुद ही बोले, आज हमारे विवाह को 7वां वर्ष पूरा हुआ है। आपके सामने यह मुनमुन नहीं था। मुनमुन, तुमने अंकल जी को मत्ते नहीं किया? कहो अंकल जी, आज हमारे पापा डैडी के विवाह की 7वीं वर्षगांठ है। राका जी उसके हाथ जुड़वाती बोली, बहुत ही शैतान है। मुझे दिन भर ख्याल रखना पड़ता है कि किसी दिन कुछ करकरा न ले। तब तो आपको बधाई देनी चाहिए, लेकिन इस सब के पार विजय को लगा कहीं घुटन है जो अदृश्य कोहरे की तरह गाढ़ी होती हुई छाई है। रहा नहीं गया, पूछा, आप कुछ सुस्त हैं? तबीयत नहीं जी। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर एक क्लिप ठीक किया और स्वस्थ ढंग से मुस्कुराने का प्रयत्न करके कहा, गाड़ी में बैठे बैठे 5 घंटे हो गए। 1 घंटे से तो यहीं आपको ही खोज रहे हैं। सचमुच बहुत ज्यादती है यह तो आपकी। कृतज्ञता भाव से वह बोला, कम से कम मुँह हाथ तो धो ही लेती राका जी। सब ठीक है, लौटना भी तो है न आज ही।
फिर सभी ने खूब घूम घूम कर ताज देखा था। मुनमुन का एक हाथ देव के हाथों में था और एक राका जी के। कभी कभी तो तीनों आपस में ही ऐसे व्यस्त होकर खो जाते कि विजय को लगता वह बेकार ही अपनी उपस्थिति से इनके बीच विघ्न बन रहा है। ऊपर इमारत के सफेद काले चबूतरे पर देव बड़ी देर तक पैसा लुढ़काकर उसके पीछे भागते और बच्चे को खिलाते रहे, और विजय के साथ साथ राकाजी जालियों की बनावट, दरवाजे पर लिखी कुरान की आयतें और बूटों की नक्काशी देखती रही। सांझ की पीली पीली सुहानी धूप थी। लौनों की नरमी सांवली हो आई थी। मोरपंखी और चौड़े चौड़े ताड़ जैसे पत्तों के गुंबदाकार पुंज मोमबत्ती की हरी सुनहली लौ जैसे लगते थे, जैसे आनंद में फूले फूले कबूतर हों और अभी हुलस कर फुरहरी ले लेंगे तो चिंगारियों की तरह सुर्ख फूल इधर उधर बिखर पड़ेंगे। वे लोग भीतर कब्रों के पास अपनी आवाज गुंजाते रहे। कैसी लर्जती सी तैरती चली जाती है, जैसे बहुत ही महीन रेशों का बना हुआ घड़ी में लगे बाल स्प्रिंग की तरह बड़ा सा वर्तुलाकर कुछ है जो कभी सिकुड़ कर सिमट उठता है। देव की आवाज थी, राका राका राका। एक दूसरे पर चढ़ते चले जाते शब्द दूर खोते हुए। किन्हीं अनजानी घाटियों की तलहटियों में मुनमुन मुऊना देव देर तक डूबे हुए इस खेल को खेलते रहे थे। लगता था उनके भीतर है कुछ जो इस खेल के माध्यम से अभिव्यक्ति पा रहा है। वह राका या मुनमुन का नाम ले देते और देर तक अंधेरे में इन शब्दों को डूबता खोता देखते रहते, जैसे हाथ बढ़ाकर उन्हें वापस पकड़ लेना चाहते हों। उन्हें कब्रों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बड़ी देर बाद, बहुत मुश्किल से जब वे उस वातावरण से टूटकर बाहर निकले तो बहुत उदास और खोए खोए थे। विजय के पास से मुनमुन को लेकर जोर से छाती से भींच लिया। बाहर निकल कर आए तो देखा कि नदी किनारे वाली बुर्जी के पास राका जी चुपचाप दूर शहर और लाल पुल की ओर देखती खड़ी हैं। सिंदूरी आसमान के गहरे सिलेटी बादल नदी के चौखटे में वाशकलर की तरह फैल गए हैं। बुर्जी से लेकर बीच के मकबरे तक चबूतरे की काली सफेद शतरंजी को सिमटती धूप ने तिरछा बांट लिया है। हवा में साड़ी उनके शरीर से चिपक गई है और कानों के ऊपर की लटें उच्छृंखल हो आई हैं। देव बहुत देर तक उन्हें यूं ही देखते रहे, जैसे उन्हें पहचानते ही न हो। और उस सारे वातावरण में, सफेद पत्थर के उस विराट कैदखाने में, जैसे किसी अभिशप्त जलपरी को यूं भटकने के लिए छोड़ दिया गया हो। यह जगह, यह वातावरण है ही कुछ ऐसा, विजय ने अपने आप से कहा और जानबूझकर दूसरी तरफ हटाया। शायद राका जी मुमताज के प्रेम की बात सोच रही हो, अपने मरने के बाद अपनी ऐसी ही यादगार चाहती हो, या कुछ भी न सोच रही हो, बस पुल से गुजरती रेल की खिड़की से झांकती हुई ताज को देखकर सौंदर्य और कल्पना की स्तब्ध ऊंचाइयों में खो गई हो। अपनी छाती तक ऊंची पीछे की दीवार से मुनमुन नदी की ओर झांकता हुआ हाथ हिला हिला कर नीचे जाते बच्चों को बुला रहा था। कौवे काव-काव करने लगे थे। मुनमुन के पास वह संगमरमर की दीवार पर झुककर हथेलियां टेके सामने की धारा और पेड़ों की घनी पांतों को देखता रहा। जाने कब देव भी बराबर ही आ खड़े हुए। काफी दूर हटकर उसी तरह बुर्जी के पास झुकी राका जी, हवा में फहराती साड़ी को एक हाथ से पकड़कर रोके हुए। भीतर की आवाज और गूंज को सुनकर बड़ी अजीब सी अनुभूति होती है ना? जैसे जाने किन वीरान जंगलों और पहाड़ों में आपका कोई बहुत ही निकट का आत्मीय खो गया है और आपकी निष्फल पुकारे टूट टूट कर उसे गुहारती चली जाती हैं और खो जाती हैं। न वह आत्मीय लौटता है और न आवाजें, जैसे युगों से किसी की भटकती आत्मा उसे पुकारती रही हो, और वह है कि गूंजों और झाइयों में ही घुल घुल कर बिखर जाता है, डूब जाता है, बिलमता है और साकार नहीं हो पाता। नदी में ताज की घनी घनी परछाई लहरों में टूट टूट जाती थी। अनजाने ही देव की आंखों में आंसू भर आए।
ऐसा ही होता है, ऐसे वातावरण में ऐसा ही होता है, विजय ने अपने आप से कहकर मानो स्थिति को शब्द देकर समझना चाहा। जब कोई किसी को बहुत प्यार करे और फिर ऐसी खूबसूरत मनहूस जगह आ जाए तो कुछ ऐसी ही अनुभूतियां मन में आती हैं। अभी लॉन पर चलेंगे, मुनमुन के साथ किलकारियां मारेंगे, सब ठीक हो जाएगा। देव ने सुना और गहरी सांस लेकर बड़ी कातर निगाहों से विजय की ओर देखा। कुछ कहते कहते रुक गए और दोनों चुपचाप ही टहलते हुए सामने की ओर आ गए। मुनमुन राका जी के पास चला गया था। नीचे की सीढ़ियां उतरते उतरते सहसा ही देव ने विजय के कंधे पर हाथ रख दिया था। कुछ कहने को होंठ कांपे। आपको पता है मिस्टर विजय, विजय स्वर और मुद्रा से चौंक गया था। नहीं, कुछ नहीं। ऊपर हरी साड़ी की झलक दिखी और फिर दोनों सीढ़ियां उतर आए। जूते पहनते हुए बोले, आपको ताज्जुब तो बहुत होगा कि हम यूं अचानक आपको लिवा लाए। नहीं तो इसमें ऐसी क्या बात है, विजय ने शिष्टता से कहा। हाँ, बात कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। फिर गहरी सांस। अब विजय को लगा कि सचमुच कोई बहुत बड़ी बात है जो देव के भीतर से निकलने के लिए झटपटा रही है। तब पहली बार उसका ध्यान स्थिति की विचित्रता की ओर गया। बीच के चबूतरे तक दोनों बिल्कुल चुप रहे। चबूतरे के खूबसूरत कोनों वाले हौज में आग लग गई थी। गहरे सावले आसमान में लाल लाल गुलाबी बादलों के बगुले उतर आए थे। उल्टे ताज की परछाई दम तोड़ते सापसी इनके कदमों पर फन पटक पटक कर लहरा रही थी। धूप ऊपर बुर्जियों पर सिमट गई थी। उस पर आंखें टिकाए देव बड़ी देर तक यूं ही देखते रहे। सामने मुनमुन को लिए राका जी चली आ रही थी, लेकिन जैसे कोई किसी को नहीं देख रहा हो। हाँ, विजय कभी उसे और कभी इसे या मशक लेकर आते भिश्ती को देखता रहा। टप टप बूंदों की सर्पाकार लाइनें उसकी उंगलियों से टपक रही थी। बड़े साहस से शब्दों को धकेल धकेल कर देव बोले, यह सारी स्थिति, यह टूट जाने की हद तक आ जाने वाला चरमराता तनाव, मौत के पहले के ये कह कहे, औपचारिकता का वह बर्फीला कफन, शायद हम में से कोई इसे अकेला नहीं सह पाता। कोई एक चाहिए था जो इसकी ओर से हमारा ध्यान हटाए रखे, इस समाप्ति का गवाह बन सके। मैं समझ नहीं सका मिस्टर देव, घबराकर विजय ने पूछा था। बूटों के दोनों पंजों पर जरा मचक कर देव निहायत ही इत्मीनान से धीरे से हंसे। आप विजय साहब, यह हमारी आखिरी संध्या है। और विजय के कुछ पूछने से पहले ही उन्होंने कह डाला, मैंने और राका ने निश्चय किया है कि अब हम लोगों को अलग ही हो जाना चाहिए। दोनों तरफ से शायद सहने की हद हो गई है। नसों का यह तनाव मुझे या उसे पागल बना दे या कोई ऐसी वैसी बेहूदगी करने पर मजबूर करे। इससे अच्छा हो कि दोनों अलग ही रहें। चाहे तो वह किसी के साथ सेटल हो जाए। वह मुनमुन को रखना चाहती है, रखे। वैसे जब भी वह उसके बाधक लगे, निसंकोच मेरे पास भेज दे। विजय का सिर भन्ना उठा। वह चुपचाप हौज की गहराई से तड़पती ताज की परछाई पर निगाहें टिकाए रहा। लेकिन आप दोनों, विजय ने कहना चाहा। देव ने हाथ फैलाकर रोक दिया। वह सब हो चुका। सारी स्थितियां खत्म हो गई। हमने तय किया कि क्यों न अपनी अंतिम संध्या हंसी खुशी काटे। मित्र बने रहकर ही हंसते हंसते विदा ले। फिर कुछ देर तक चुप रहकर कहा, राका को बड़ी इच्छा थी कि ताज देखे। शादी की पहली रात उसने चाहा था कि हनीमून यहाँ ही हो। लेकिन फिर हाथ झटक दिया। अजब संयोग है न। लेकिन विजय को लगा था जैसे किसी डैम की रेलिंग पर झुका खड़ा है और नीचे से लाखों टन पानी धाड़ धाड़ करता गिरता चला जा रहा है और उसका सिर चकरा उठा।
नहीं, उससे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। यह सब तो सिर्फ वह कल्पना कर रहा है। कहीं ऐसी अविश्वसनीय बात। ध्यान उसका टूटा। देव की आवाज से, उसे रोको राका, माली वगैरह मना करेंगे। नहीं मुनमुन। स्वर बहुत मुलायम था। और फिर देव ने दौड़कर प्यार से मुनमुन को दोनों बाहों में उठा लिया और उसके पेट में अपना मुंह गड़ा दिया। मुनमुन खिलखिलाकर हंस पड़ा। आंखों में लाड़ भरे राका जी मुस्कुराती रहीं। नहीं, अभी जो कुछ सुना था वह इन लोगों के आपसी संबंधों के बारे में नहीं था, हो नहीं सकता। बहुत बार विजय ने राका जी का चेहरा देखना चाहा, लेकिन लगा वे इधर-उधर के सारे वातावरण को ही पीने में व्यस्त है। चिड़िया चहचहाने लगी थी। इन्हीं जालियों पर इसी तरह तो वे लोग चल रहे थे कि पास आकर धीरे से देव ने कहा था, राका से कुछ मत पूछिएगा। क्या पूछेगा वह राका जी से? सॉरी, आपको यूं घसीट लाए हम लोग। और इस बार कातर निगाहों से देखने की बारी विजय की थी। इतना गलत समझते हैं आप? 4-5 साल हो गए, लेकिन बात कितनी ताजी हो आई है। वह देव, राका जी और मुनमुन इसी तरह लौट रहे थे, चुपचाप, उदास और मनहूस। सांझ का बजरा रात का किनारा छूने लगा था। जैसे किसी वर्षों की तूफानी यात्रा से वे तीनों लौट कर आ रहे हों। पेड़ों और इमारतों की परछाइयां खूब लंबी लंबी चौड़ी धारियों की तरह पीछे चली गई थी। कुंजों और लॉन की हरियालियां अजीब टटकी हो उठी थी। हरियाली के सुरमई धुंधले कांच पर सफेद फूल छिटक आए थे। मीरा के चश्मे के कांचों में झांकती परछाई को देखकर जाने क्यों उसे वही याद ताजी हो गई थी। वही ताज जो उस दिन हौज में मानो आसमानी जारजेट के पीछे से झांक रहा था और अपने आप से लड़ते हुए देव उसे बता रहे थे। आज अगर देव होते तो क्या जवाब देता? तो क्या वे भी उसी तरह अलग हो रहे हैं? सहसा चौंक कर उसने मीरा को देखा। उसे लगा जैसे उसने कुछ कहा है। कुछ कह रही थी क्या? मैं? नहीं तो फिर वही मौन और घिसटती उदासी का कंबल। लगा जैसे कोई मुर्दाक्षण है जिसका एक सिरा मीरा पकड़े है और दूसरा वह, और उसे चुपचाप दोनों रात के सन्नाटे में कहीं दफनाने के लिए जा रहे हों। डरते हों कि किसी की निगाहें न पड़ जाए, कोई जान न ले कि वे हत्यारे हैं। कहीं किसी झाड़ी के पीछे इस लाश को फेंक देंगे और खुशबूदार रुमालों से कसकर खून पोंछते हुए चले जाएंगे। भीड़ में खो जाएंगे। जैसे एक दूसरे की ओर देखने में डर लगता है। कहीं आरोप करती आंखें हत्या स्वीकारने के मजबूर न कर दे। बाहर वे दोनों तांगा लेंगे। झटके से मोड़ लेता हुआ तांगा ढाल पर दौड़ पड़ेगा और ताजमहल पीछे छूटता जाएगा। और फिर अच्छा कहकर सूखे होठों के भरे स्वर पर मुस्कुराहट का कफन लपेटकर दोनों एक दूसरे से विदा लेंगे। स्रोत पुस्तक प्रतिनिधि कहानियाँ, पृष्ठ 133, रचनाकार राजेंद्र यादव, प्रकाशन राजकमल प्रकाशन, संस्करण 2007।